हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोगों ने इसके पहले दो चैप्टर्स साइंस 1 के ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, साइंस 1 के सारे चैप्टर्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे। अब ये चैप्टर में प्रॉब्लम ये है कि काफी बच्चों को ये बोरिंग लगता है। ठीक है, पहले से ही बहुत लोग उन्हें डरा देते हैं कि अरे बैलेंसिंग इक्वेशंस करने नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट है, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ऑप्शन के लिए छोड़ दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बैलेंसिंग करना सबसे इजी पार्ट है ये पूरे चैप्टर में। हम लोग इतने स्टेप वाइज में उसको देखेंगे ना, इतने एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आप नींद में भी बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग का टेंशन तो लो ही मत। इसमें थ्योरी है, जो थ्योरी थोड़ी ट्रिकी लगती है लोगों को बिकॉज लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन हम अगर इंटरेस्ट लेंगे, वो पूरा डिटेल में समझने जाएंगे तो हम लोगों को वो अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी से मन मत बनाओ कि बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। अभी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब वन, ठीक है, सिर्फ एक ही एटम हो वैसा मॉलिक्यूल एलिमेंट का। इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? जो इनर्ट गैसेस होते हैं, हीलियम, फिर नियॉन, ये इनर्ट गैसेस का एक ही एटम होता है उसके मॉलिक्यूल में। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल सेम हो गए उस केस में। अगर हम आगे बढ़े, मोनो की जगह पे हम करें डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में क्या होगा? दो एटम्स होंगे। जैसे आपने हाइड्रोजन का देखा होगा, H2 गैस होता है, उसका मॉलिक्यूल H2 होता है। एटम तो क्या है? H, हाइड्रोजन, लेकिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो एटम्स लगते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी O2 होता है, करेक्ट। ऐसे ही होगा ट्राई एटॉमिक। ट्राई मतलब तीन एटम्स होंगे, जैसे O3, ओजोन जो होता है वो O3 होता है। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब तीन से भी ज्यादा, पॉली एटॉमिक। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, एलिमेंट्स में क्या है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और फिर उसके आगे हम जाते जाएंगे। कंपाउंड मतलब क्या? कंपाउंड मतलब एलिमेंट्स मिल के जो बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड में मोनो एटॉमिक पॉसिबल नहीं है, मोनो एटॉमिक नहीं होता, लेकिन डाई एटॉमिक से शुरू होता है। जैसे आप देख लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक कंपाउंड है, तो डाई एटॉमिक हो गया। ऐसे ही ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक हो सकता है। इसमें आया समझ में? तो ये है टाइप्स। सेकंड है व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी किया था। वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट मतलब जो भी नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं वैलेंसी, कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे लाइफ में खुश होने को। ओके, ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया इसके पहले के चैप्टर्स में भी। थर्ड है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स रिटन। अब इसका सोल्यूशन बताऊंगा ना, इसका आंसर बताऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन है काफी सिंपल। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, आपके लेवल पे आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बट आगे जाके अगर आप साइंस लेते हैं, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। जैसे कि सिंबल्स, कोई भी एलिमेंट हो वो एक यूनिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। अगर आपको वो सिंबल ही नहीं पता तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। सबस्क्रिप्ट्स, सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जो नंबर होते हैं एटम्स के। जैसे H में H2 लिखते हैं आप, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये H में ये 2 आ सकता है, 2 आएगा, तो आप वो एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, वो मॉलिक्यूल नहीं लिख पाएंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आपके लेवल पे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट आप कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन वाले देख लो, उसमें हमेशा कार्बन हम पहले लिखते हैं, हाइड्रोजन बाद में लिखते हैं। जैसे आपने अगर CH4 करके मॉलिक्यूल देखा होगा, हम लोग इसको H4C नहीं लिखते, देखने जाएंगे तो दोनों सेम है। ठीक है, H4C और CH4 सेम है, लेकिन हम लिखते हैं उसको CH4 है बिकॉज जनरली उसका ऑर्डर माना जाता है कि कार्बन को पहले लिखना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। ऐसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ रूल है, जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहले लिखते हैं। ये छोड़ दो, इसका टेंशन मत लो, ये सिर्फ ऐसे ही मैंने लिख के दे दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कंप्लीट आंसर नहीं दिया।
तो और चौथे पे आते हैं वैलेंसी, कि वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो ये आप बराबर से वो एलिमेंट को कंबाइन कर पाएंगे कंपाउंड बनाने के लिए। एंड पांचवा है जो हमने ऑलरेडी इसके पहले के क्वेश्चन में किया, प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल एटम्स। अगर मल्टीपल एटम्स हैं, सिंगल एटम है तो मोनो आ सकता है सिंबल, 2 है तो डाई आता है, 3 है तो ट्राई, और ऐसे आगे आगे हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या है इंपॉर्टेंट, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिंबल्स, सब्सक्रिप्ट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, वैलेंसी क्या होगी, एंड प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल एटम्स। ठीक है, ये ऐसे ही रिकॉल करने के लिए दिया है, नहीं समझाए टेंशन मत लो, मैं सिर्फ दे रहा हूं ताकि ऐसा ना लगे आपको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, ऐसे बोल लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो सिंबल सब्सक्रिप्ट तो पता ही होना चाहिए ना, और वैलेंसी पता होना चाहिए, बस ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आते हैं हम प्रॉपर इसके चैप्टर पे। In earlier standards we have seen how compounds are formed by chemical combination of elements, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ये। We have also learned that the driving force behind formation of a chemical bond is to attain an electronic configuration with a complete octet, valency। याद है ना, अगर उसको जिंदगी में खुश रहना है तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, तो वो कुछ भी करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बहुत हाथ पैर मारेगा वो एलिमेंट। The atoms attain a complete octet by giving, taking और sharing of electrons with each other। इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन या शेयरिंग करके वो एक स्टेबिलिटी अचीव करेंगे कंप्लीट ऑक्टेट बना के। बस उनकी जिंदगी का गोल ही ये है। ठीक है, उनको सोने का शौक नहीं है, उनको बाहर खेलने का शौक नहीं है, उनको बस ऑक्टेट चाहिए। कुछ भी करके लेंगे, देंगे या शेयर करेंगे, लेकिन ऑक्टेट तो चाहिए। केमिकल रिएक्शन। Some of the scientists of 18th and 19th century carried out fundamental experiments on chemical reactions. They proved from their experiments that during chemical reactions, composition of the matter changes and that change remains permanent. Chemical reaction में जो स्टार्ट में था, रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो मिला, ये कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, और ये जो चेंज आया वो परमानेंट चेंज होता है। इसके बाद आप उसको वापस नहीं लेके जा सकते इजीली। कुछ चीजें हैं जो लेके जा सकते हैं, लेकिन इजीली नहीं लेके जा सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, एंड दिस चेंज इज ऑफन टेम्पररी इन नेचर। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा अलग से, बिकॉज यहाँ पे नीचे टेबल दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है। याद रखना, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है, आप उसको फिर से उल्टा कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और कॉम्पोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज में काया पलट, एकदम चेंज हो जाता है वो। ठीक है, आप उसको शायद रिकॉग्नाइज ना कर पाए पहले वो कैसा था। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने आइस को पिघला के ग्लास में डाला, ठीक है, तो वो पानी बन जाएगा, लेकिन वही ग्लास फिर से आपने फ्रीजर में रख दिया तो फिर आइस बन जाएगा। बहुत ही इजीली चेंज हो जाएगा। आपको पता है ये फिजिकल चेंज है। ऐसा नहीं है कि पानी आपने डाला और उसकी आइस बनाई तो आपको चॉकलेट का टेस्ट आएगा, आपको पानी का ही टेस्ट आएगा, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, ये एक केमिकल चेंज है, बिकॉज आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करके खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं, मसाला डालते हैं, और स्टार्ट में जो चीज डाली होती है और एंड में जो आप खाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, आप खाली पालक खा लो और पालक की सब्जी खाओ, उसमें बहुत डिफरेंस है, तो केमिकल चेंज आ जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, एक बार फ्रूट पक गया, ठीक है, राइप हो गया, उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल चेंज आ जाता है उसमें, तो मैं बोल सकता हूं ये भी एक केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ये कर्ड तो बनता ही केमिकल चेंज से। ठीक है, तो हमको पता है कि कर्ड और मिल्क आप सेम यूज नहीं कर सकते। अगर आपने चाय बनाने में मिल्क के जगह पे कर्ड यूज करी तो फटके मिलेंगे, क्योंकि चाय तो नहीं बनेगी, कुछ और ही रायता बन जाएगा वहां पे। ओके, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, बिकॉज वो सेम चीज नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये आपने साइकिल देखा ही होगा, क्लाउड्स में से पानी गिरता है, पानी नीचे रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, वहां से पानी फिर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स में जाता है। पता है ना आपको, अगर पानी स्टीम बन के हवा में जा रहा है तो अगर वापस वो नीचे आएगा तो पानी बन के ही आता है ना। ओके, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना है तो आप गैस पे जब पानी गर्म करते हैं और उसके ऊपर अगर लिड रख दिया, आपने ढक्कन रख दिया कवर करने के लिए, तो पानी गर्म होकर उसमें से स्टीम निकलती है, वो गैस में से वो ढक्कन पे जाती है। ठीक है, और वो ढक्कन पे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, क्यों? बिकॉज जो स्टीम निकली वो फिर से पानी बन जाती है। ओके, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, 100% केमिकल चेंज।
जो भी आप खाते हैं आपकी बॉडी में उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है अंदर, ठीक है, वो एकदम उसको अलग ही अपने हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है। साइज रिडक्शन ऑफ नाफ्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर, एयर नहीं एयर। तो ये नाफ्था बॉल्स जो फिनाइल के बॉल्स होते हैं ना, आप घर पे यूज करते हैं कि मोल्ड ना आए और फंगस ना आए, उसकी एक अलग सी स्मेल होती है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज नाफ्था जो है वो सॉलिड से गैसियस बन जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, ये एक फिजिकल चेंज ही है। स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, अगर कडप्पा टाइल पे लेमन जूस गिर जाएगा तो उस पर स्टेन्स आ जाते हैं। ये कैसा चेंज है? मुझे कमेंट्स में बताओ ये कैसा चेंज है। 8 वाला आपको खुद से दिमाग लगाना है। किचन पे जो स्टोन यूज होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, कडप्पा टाइल। लेमन जूस उस पर गिर जाएगा तो क्या होता है आप मुझे बताएंगे। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, अगर ग्लास टूट के गिरता है तो टूट के वो गिर के ऐसा नहीं है कि गाड़ी बन जाएगा, है ना, वो ग्लास ही रहता है लेकिन टूटा हुआ ग्लास रहता है, तो उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, 8 वाला मुझे कमेंट्स में आप अभी के अभी जाके बताइए। ओके, नोट, डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर वेर एवर नेसेसरी। पैरेटस क्या है? थर्मोमीटर चाहिए, इवेपोरेटिंग डिश चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, फनल चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए। यार घर पे तो फ्रेंड्स के साथ नहीं कर पाओगे, आपको ये लैब में ही करना पड़ेगा। कुछ केमिकल्स की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, आपको ये सारे केमिकल्स चाहिए। प्रोसीजर क्या है? कुछ एक्टिविटीज है जो आपको करनी है एंड टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करने हैं आपको एक्टिविटीज 2 to 4 में। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। इसका ये जो टेबल है ये पूरा मैंने बना के दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे वो पूरे रिएक्शन का एक एक रिएक्शन का, जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो पूछा गया है, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवेपोरेटिंग डिश, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज अभी जस्ट ये चैप्टर शुरू हुआ है, मुझे आपको डराना नहीं है। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस दिए, पांचों रिएक्शन हम ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक रिएक्शन पूरा ऐसे करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो, ये टेबल भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अब इसके आगे जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब ये फाइंड आउट में दिया है, ऑब्जर्व एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का एक फर्स्ट पेज पे टेबल दिया था, ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें दी गई थी। वैसे ही आपको आपके लाइफ में जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दिख रहे हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। फिर इसके थोड़े एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन द पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलना चाहिए, या टेम्परेचर, प्रेशर, कॉमा एटसेट्रा। तो फिजिकल चेंज इसके कारण होता है। ऑफन अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, इज होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब ये उल्टा करके जो पहले था आप ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया खत्म अब कुछ नहीं कर सकते, अब वापस जो डाला था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट में आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले और फिर चेंज आया और उसके बाद कुछ मिला, लेकिन आप इसके ऊपर कुछ चेंजेस करके वापस यहां जा सकते हो। जैसे स्टीम, आप पानी को गर्म करोगे तो लिक्विड वाला फॉर्म गैस में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, बट अगर वहां पे ऊपर ठंडा रहा तो वो स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस ऑन कूलिंग। ये फ्रीजर वाला मैंने आपको बोला था कि ग्लास में आप बर्फ को पिघला देंगे तो पानी बन जाएगा, लेकिन वो ग्लास फिर से आप फ्रिज में डाल देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस, याद रखना है कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर सेम था फिजिकल चेंज में, यहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो गया ड्यूरिंग अ प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? व्हेन वी कॉल अ पर्टिकुलर प्रोसेस और फिनोमिनन एज अ केमिकल चेंज, सम केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द कंसर्न्ड मैटर, इसीलिए तो केमिकल चेंज बोल रहे हैं। ओके, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances। जो बॉन्ड था, जो स्टार्ट में जो भी चीजें थी उनके बीच में जो बॉन्ड था उसको तोड़ा गया एंड कुछ नए बॉन्ड्स बनाए गए। ठीक है, बनाएंगे नहीं, बनाए गए। एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए सब्सटेंसेस बन गए। The substances taking part in chemical reaction are called reactants। reactants क्यों? बिकॉज ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सपोज ए डाला और बी डाला, ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके
सपोज फॉर्म करते हैं C+D या C+D+E। हाँ, कितने भी सब्सटेंसेस बन सकते हैं, हो सकता है A और B मिलके सिर्फ एक कंबाइन करके बनाए C। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ये जो दो स्टार्ट में थे उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, रिएक्टेंट्स। और जो हमको मिला ना रिएक्शन के बाद उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, वर्ड समझ लेना, एरो के पहले इस तरफ रिएक्टेंट्स, इस तरफ जो हमको मिला उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। Whereas the substances formed as a result of chemical reaction by formation of new bonds are called products. For example, formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. जब आप कोल पता है ना आपको, कोयला, जब कोल को आप जलाते हैं तो आग निकलती है, वो आग निकलती है तब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है इट इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कोल जल के आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट है। आप आपकी गाड़ी में, स्कूटर में पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल से इंजन चलने लगता है, लेकिन पीछे से साइलेंसर में से धुआं भी निकलता है। वो धुआं इज नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शन हो रहा है इंजन के अंदर जिसमें पेट्रोल जल रहा है, कंबशन हो रहा है, और एक केमिकल रिएक्शन के बाद इंजन चल रहा है प्लस साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपली समझने जाए तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, राइट। वापस साइलेंसर के अंदर से पेट्रोल निकलता है क्या? मार खाओगे, ऐसे ट्राई करोगे तो लग जाएगी। ठीक है, बहुत गर्म होता है साइलेंसर, टच नहीं करना। इन दिस रिएक्शन कोल, कार्बन जो होता है, ठीक है, कोल के अंदर कार्बन ही है, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, हवा में ही ये रिएक्शन होता है। आपको पता है बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किया है ना स्कूल में, कैंडल लगाया था, फिर उसके ऊपर ग्लास डाल दिया, बंद कर दिया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, कैंडल अपने आप बुझ गया, किसी ने फूंक नहीं मारी, हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया। अदर रिएक्टेंट्स व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। A chemical reaction is represented by writing a chemical equation। फिर से आ गया इक्वेशन, ठीक है, मैथ्स जैसी चीज हो गई ना ये, बिकॉज कुछ चीजें कंबाइन करके आपको कुछ अलग चीजें मिल रही हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दिया है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि आप कुछ चीजें मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद आपको कुछ अलग चीजें मिल रही हैं। ये जो लेफ्ट में है एरो के, देखो आप जब मैथ्स में लिखते थे तो यहाँ पे इक्वल टू लिखते थे, केमिकल रिएक्शंस में आप एरो डालते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी लिखते थे ना x + y = 4, इसको इक्वेशन बोलते थे। केमिकल इक्वेशन में ये इक्वल के जगह पे एरो आ जाएगा और x + y के जगह पे कुछ केमिकल्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी इसके जगह पे कुछ केमिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी 2 में जो हमने करने वाले हैं ना, ये मैंने आपको बताया नहीं है बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अभी दिखाऊंगा तो। बट एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया था, हमने कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और जिंक को मिक्स किया था। तो हमको मिला था जिंक सल्फेट, और कॉपर इसमें से अलग होके हमको अलग मिल गया था। तो कॉपर निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका, पहले ऐसा लगेगा आपको कि यार केमिकल का नाम लिख दो, एक्वेयस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब लिक्विड पानी जैसा सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन, प्लस जिंक डस्ट, जिंक का ऐसे भुक्का होगा, ठीक है, पाउडर होगा, उसको मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा एक्वेयस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, आपको लगेगा अरे कितना सिंपल है, ऐसे लिखते हैं ना, केमिकल सिंबल नहीं पता होना, बैलेंस नहीं करना। लेकिन हजारों इक्वेशन लिखने बोला तब आप लिख लिख के थक जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने ये निकाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट मतलब देखो कॉपर और ये सल्फेट का आयन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट मतलब जिंक, एरो तो ऐसे ही आया, सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये रहा जिंक सल्फेट, देखो जिंक के साथ सल्फेट का आयन, SO4 मतलब सल्फेट होता है, प्लस कॉपर, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, अपने रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, अपने प्रोडक्ट्स। इसका कलर ब्लू होता है, बट जब रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन होने के बाद इसका कलर कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं होता है इसका। दिख रहा है कितना फिजिकल चेंज भी आया है इसमें और केमिकल चेंज भी आ गया। फिजिकल चेंज मतलब कलर चेंज हो गया ना। ओके, they react with each other to form copper particles and a solution of the colorless zinc sulfate, ये colorless है, as the products having totally different properties। इसलिए पता चल रहा है कि भाई केमिकल चेंज है, ये प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही थी और यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही है। द आयोनिक बॉन्ड इन द रिएक्टेंट CuSO4 ब्रेक्स, ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे बॉन्ड है ना, ये जिंक बोलता है कॉपर को चल निकल यहां से, तो कॉपर यहां से भगा देता है और जिंक खुद यहां पे चला जाता है, तो हमको मिलता है ZnSO4, और एक कॉपर बेचारा अकेला पड़ा पड़ा यहाँ पे आ जाता है कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है जिंदगी में। तो यहाँ पे जो आयोनिक बॉन्ड था इनके बीच में, इट ब्रेक्स एंड द आयोनिक बॉन्ड इन द प्रोडक्ट ZnSO4 इज फॉर्म्ड। ठीक है, बिकॉज Zn के पास ज्यादा ताकत है ये बॉन्ड फॉर्म करने की, तो उसको भगा देता है। ये
ZnSO4 का दोस्त बन जाता है और कॉपर को अकेला कर देता है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन के ऊपर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो देखते हैं हम। अब यहां पे कुछ कन्वेंशंस दिए, रूल्स जो हम फॉलो करते हैं केमिकल इक्वेशंस लिखने में। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो रूल क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए वो राइट में लिखते हैं, और बीच में कौन होता है? एरो। एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड रूल बोल रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो तो उनके बीच में हम प्लस साइन डालते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे लिख दिया CuSO4 कॉमा Zn एरो, ये कॉमा नहीं, इधर प्लस मतलब क्या? ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट के रिएक्शन कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें भी अगर दो या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस की साइन आएगी। ठीक है, ऐसा मत सोचो प्रोडक्ट्स में माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, फालतू का कॉम्प्लिकेशंस मत लाओ। ओके, तो यहां पे प्लस साइन आएगी। To make the chemical equation more informative, the physical states of the reactants are indicated in the equation. यहां पे नहीं किया इंडिकेट, लेकिन जनरली इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो यहां पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है CuSO4 के बाजू में लिखा है AQ। AQ मतलब एक्वेयस या एक्वियस, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो। ठीक है, वाटरी स्टेट में है वो। और S मतलब सॉलिड। ठीक है, तो जिंक जो है वो सॉलिड है। यहां पे ZnSO4 जो फॉर्म हो वो भी एक्वेयस सोल्यूशन है, प्लस उसके साथ कॉपर आया जो सॉलिड है। ठीक है, आया समझ में? मोर ओवर इफ द प्रोडक्ट इज गैसियस, इंस्टेड ऑफ G इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन एरो, क्योंकि गैस तो रिलीज हो जाती है हवा में और हवा ऊपर जाती है, ऐसे हम बोलते हैं। तो अगर यहां पे गैस होती, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने एक्टिविटी 1 में देखा हुआ है, तो वहां पे CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एरो अप करके बताएंगे कि भाई ये तो हवा में उड़ जाएगा। ओके, जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो सॉलिड है, तो उसके बाजू में S लिख दिया। ठीक है, ये रिएक्शन पढ़ के आप इजीली बोल सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो एक सॉलिड है उसमें डेल्टा मतलब हीट, गर्मी दी उसको, और क्या हुआ रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ जो एक सॉलिड है, और रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, गैस है, इसलिए उसके बाजू में एक एरो। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, देन इंस्टेड ऑफ S इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन एरो डाउनवर्ड्स। प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो हम लोग डाउन एरो डालेंगे। एक्टिविटी में इसका भी एग्जांपल है, मैं आपको बता दूंगा। When reactants and products are in the form of solution in water, they are said to be present in aqueous solution state. ठीक है, वाटरी सोल्यूशन होगा तो उसको एक्वियस बोलते हैं। देखो यहाँ पे उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आपके ऊपर है, बट स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। AQUEOUS करते हैं बच्चे मिस्टेक्स, मैंने देखा है इसमें। This state is indicated by putting the letters AQ in brackets after their formula. Thus, the equation 2 is rewritten as equation 3 shown below. 2 हमने यहां पे लिखा हुआ था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, हमको उसको ऐसा लिखना चाहिए। एक्वियस है तो एक्वियस, सॉलिड है तो सॉलिड। ठीक है, फोर्थ में दिया है कि अगर हीट देनी पड़ी, देखो बच्चों रिएक्शन कभी कभी ऐसे ही नहीं होता। जैसे अगर खाना बन रहा है तो ऐसे ही खाली वेसल में सब्जी मिक्स करके, ऑयल मिक्स करके उसको हिला देंगे तो सब्जी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी सब्जी, उसको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी काफी केमिकल रिएक्शंस में आपको हीट देनी पड़ती है। तो जब हीट देनी पड़े तो ऐसे ट्रायंगल सिंबल लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि हीट, बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा है, शॉर्ट फॉर्म बना गया तो हीट का डेल्टा बना दिया। इसको ट्रायंगल मत बोलो, डेल्टा होता है। ठीक है, ट्रायंगल बोलो तो भी चलेगा, बोलोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना ऐसा ट्रायंगल। रिटन अबाउट द एरो दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो के ऊपर ऐसा डाल दो, उसका मतलब ये रिएक्शन में हीट यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन इन विच स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन को हीट किया तो स्लेक्ट लाइम मिला, इज रिटन एज फॉलोज। ये एरो अप एरो मतलब क्या? बताओ जल्दी, ये सुपरमैन इसलिए क्या? कमेंट्स में मुझे बताओ अप एरो का मतलब कहां डालते हैं और क्या होता है, दोनों बताना। Similarly, the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated as follows. यहां पे हीट रिलीज हुई है, रिएक्शन के बाद गर्मी एकदम गर्म हो गया है, वो जो भी वेसल था उसमें गर्मी आई है, तो उसके बाजू में हीट ऐसे लिखते हैं, डेल्टा नहीं लिखते हैं इसमें। ठीक है, it is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst, etc. ये सब चीजों का मतलब आगे समझेगा जब रिएक्शंस पढ़ेंगे। टू ब्रिंग अबाउट सम रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस नहीं होते यार। आप आपके फ्रेंड्स के बीच में देख लो, जब दो लोग झगड़ते हैं, रिएक्शन ही बोलते हैं ना उसको, तो कितनी चीजें उसमें लगती है यार। किसी ने आग लगानी चाहिए, किसी ने भड़काएगा, कोई भड़काना चाहिए, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहिए। तो प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है?
जिसका कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन के साथ, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स के बीच में आग लगाने का काम करने वाला पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आग लगती है देखकर मजा आता है। ठीक है, दीज कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबाउट द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एरो के ऊपर हम वो सब दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल takes place at a temperature of 60 degrees Celsius with hydrogen gas in presence of the nickel catalyst and is written as follows। ये एक रिएक्शन दिया है, पढ़ के टेंशन मत लो, देख के बहुत डिफिकल्ट लग रहा है नहीं। ये रहा रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड स्टेट में है उसको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट किया, कितना 60 डिग्री सेल्सियस पे। बट ऐसे नहीं होगा, इसको भड़काने के लिए निकल कैटलिस्ट चाहिए। निकल कैटलिस्ट ना इधर है ना इधर है, दिख रहा है, लेकिन वो भड़काने में बहुत हेल्प कर रहा है, आग लगाने में बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसने इधर आग लगाई इनके बीच में, तो रिएक्शन हुआ, तो क्या मिला, वनस्पति घी जो एक सॉलिड है। ओके, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कॉपर जो एक सॉलिड है, HNO3, NO3 नाइट्रिक आयन होता है ना, तो HNO3 इज नथिंग बट नाइट्रिक एसिड एक्वियस स्टेट में, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब बहुत ही पावरफुल। इसको डाइल्यूट करना हो तो इसके साथ पानी मिक्स करके इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, तो एसिड का पावर कम हो जाएगा। बट यहां पे हमको कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा होगा, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, यहां देख लो, और 2NO2, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में पानी भी मिलेगा। ये गैस है इसलिए G लिख दिया, H2O इसलिए लिक्विड लिख दिया। यहाँ पे ये गैस को एरो भी बता सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन हम आगे रिएक्शंस में क्लियर कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे दी है, कॉन्सेंट्रेटेड, इसके पहले आपने नहीं देखा था, ब्रैकेट में नहीं लिखते कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो नीचे लिखते हैं। हाउएवर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मतलब ये NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, O2 नहीं, खाली NO। तो यहां पे ये ऐसे बन गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड था तो ऐसा रिएक्शन आएगा। यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड के जगह पे सिर्फ डाइल्यूट किया। आप अगर देखेंगे तो यहां पे रिएक्टेंट्स और यहां पे रिएक्टेंट सेम है, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, इधर भी HNO3 है, इधर भी HNO3 है। डिफरेंस क्या है कि यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पे डाइल्यूट है, तो काया पलट, यहां पे देखो NO2 गैस बन रहा है और यहां पे NO गैस बन रहा है। बहुत फर्क है भैयो। भैयो क्या होता है, भाइयों और बहनों। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता करना जरूरी है, इसलिए ये लिखना भी जरूरी है। डन, आया समझ में। अब यहां पे फिर से इन्होंने ट्राई दिस करके दिया हुआ है, बट उसके पहले आगे का आप रिवाइज कर लो, एक बार देख लो अभी तक जो किया है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब यहां पे ट्राई दिस में क्या दिया हुआ है, आपके पास टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क एंड बैलेंस होना चाहिए। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया है कि आपने कुछ तो केमिकल लिया, दोनों को मिक्स करके यहां पे डाला। ठीक है, एक फ्लास्क में रखा और दूसरा एक टेस्ट ट्यूब में रखा, अभी तक मिक्स नहीं किया। देखो ये दोनों के बीच में ग्लास है तो रिएक्शन नहीं होने वाला, और आपने वेइंग स्केल पे उसका वेट देखा तो मिला 300.23 ग्राम्स। फिर आपने ये खोला, टेस्ट ट्यूब बाहर निकाला और टेस्ट ट्यूब की सारी जो अंदर चीजें थी वो सामग्री अंदर डाल दी। जादू कर रहे हैं आप। ठीक है, या फिर आप इसी कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा उल्टा कर देंगे तो टेस्ट ट्यूब में से ऑटोमेटिकली सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने एक रिएक्शन देखा और रिएक्शन देखने के बाद फिर से ये वाला फ्लास्क इस पे रखा तो भी वेट सेम आया। बट जब आपने ट्रांसपेरेंट है तो देखा अंदर, यहां पे तो भाई ऐसे दो सॉल्यूशंस थे, लेकिन जब रिएक्शन हुआ, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर का माल इसके अंदर गिरा तो एक व्हाइट पेस्ट फॉर्म हो गया यहां पे। ओके, और लिक्विड में जो था वो NaNO3 करके एक बन गया। अब सोचो मत क्या बन रहा है, लेकिन पते की बात यह है कि इसका भी वेट सेम था। जबकि ये दोनों ने रिएक्ट करके एक केमिकल रिएक्शन किया और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आए वो टोटली अलग थे इससे, लेकिन दोनों जगह वेट सेम रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आप मिक्स करोगे, जितना मिक्स करोगे उतना ही कुछ फॉर्म होगा। हो सकता है केमिकल अलग हो सकता है फॉर्मूले अलग हो, लेकिन उनका वेट सेम होगा, दोनों तरफ बैलेंस होता है। ये वेइंग स्केल देखो बैलेंस है ना, पहले कैसे होता था बैलेंस, ऐसे होता था ना, ऐसे एक इसमें वजन डालते थे और फिर यहां पे सब्जी डालते थे और दोनों को ऐसे बीच में लाके, पता है, इधर से पकड़ के बीच में रखते थे, इसको क्या बोलते थे, बैलेंस।
जब इक्वल होता था तो हमको पता चल जाता था कि यहाँ पे सब्जी का वेट जितना वेट यहाँ पे उतना है, ठीक है। अगर कम पड़ा तो और सब्जी डालते हैं यहाँ पे, पर अब तो डिजिटल आ गया बैलेंस, ठीक है, इसलिए हमको समझ नहीं आता, बट इसको बोलते थे बैलेंसिंग। दोनों तरफ आप बैलेंस करते थे। तो यहां पे आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन में भी बैलेंसिंग हो रही है। बस यही इसका मेन एम था कि AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट एक्वेयस फॉर्म में आपने मिक्स कर दिया सोडियम क्लोराइड नमक के साथ, पानी वाला नमक एक्वेयस, ठीक है। तो आपको क्या मिला? आपको मिला सिल्वर क्लोराइड जो एक व्हाइट कलर का पेस्ट टाइप है, और साथ में मिला सोडियम नाइट्रेट विच इज नथिंग बट NaNO3, और ये भी एक्वेयस फॉर्म में मिला। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि दोनों का वेट सेम आया है, बैलेंस है दोनों। ओके, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द वोटर्स इंक। वोटर्स इंक पता है आपको क्या होता है? जब भी आपके पेरेंट्स या कोई वोट देने गए, अब तक तो आप नहीं जा रहे होंगे, तो उनके नेल पे एक इंक लगाई जाती है, ठीक है। वो नेल पे इंक क्यों लगाई जाती है? ताकि वो आदमी दूसरी बार वोट देने ना जा सके। और वो इंक है ना इजीली निकलती नहीं है, उसको निकलने को कभी कभी 10-15 दिन, कभी कभी लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। मेरे नाखून पे से तो जाती ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है जाने को, और क्योंकि मेरे नेल की ग्रोथ बहुत स्लो है, ठीक है। जब तक नेल बढ़ नहीं जाता तब तक वो निकलता नहीं है। तो सिल्वर नाइट्रेट का ये यूज है ताकि वही आदमी चीटिंग करके दूसरी बार वोट करने ना जाए। ओके, वॉट आर दी अदर यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एवरीडे लाइफ? क्या है सिल्वर नाइट्रेट के यूजेस? सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है फोटोग्राफिक फिल्म में, मेडिसिन में, हेयर डाई में, मिरर के पीछे जो सिल्वर प्लेटिंग होती है ना उस पे, और आपने स्कूल में देखा होगा कि आपको मेडल मिलते हैं। सिल्वर मेडल जो मिलता है वो एक्चुअली पूरा मेडल चांदी का नहीं होता, उस पर सिल्वर की कोटिंग होती है, प्लेटिंग बोलते हैं, उसके लिए भी सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे सिल्वर नाइट्रेट के एवरीडे लाइफ में यूजेस हैं। आया समझ में? अब इसके बाद जो पार्ट है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये सबसे डिफिकल्ट लगता है लोगों को, बट इतना इजी करेंगे हम लोग इसको कि आपको मजा आ जाएगा। इसको हम लोग एकदम मैथ्स के जैसे स्टडी करेंगे, इक्वेशन जैसे मैथ्स में बैलेंस करते थे वैसे ही करेंगे। अगर आपको मैथ्स में नहीं आते बैलेंस करना, डरो मत, ये उससे बहुत ही ज्यादा ईजी है। अच्छे से हम लोग टेबल बना के बैलेंस करेंगे, और ये पूरा बैलेंसिंग वाला पार्ट, एक एक रिएक्शन जो दिया है टेक्स्ट बुक में, सारे रिएक्शंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सारे रिएक्शंस ये वाले, प्लस एक्सरसाइज में जो रिएक्शंस दिए हैं वो भी हम बैलेंस करेंगे। एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको बैलेंस करना पड़ेगा खुद से, बट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े इक्वेशंस दूंगा जिसका सोल्यूशन मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना है ताकि बैलेंसिंग आपको इतना अच्छे से आ जाए कि उसके बारे में तो आपको डर ही ना लगे। ओके, तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के काफी सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, तो अगर आप ये देख लेंगे तो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा। केमिकल इक्वेशन का मुंह देखकर आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। हो सकता है स्माइल नहीं आए अब तक, बट डर तो नहीं लगेगा। ओके, तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए एंड आपके ये चैनल को और ज्यादा सपोर्ट मिले। जितने ज्यादा लोग ये चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियोस देखेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने में, है ना। तो करिए सपोर्ट, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है वहां पे क्लिक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आप बता दीजिए कि आपको हेल्प कर रहा है। दूसरे बच्चे को पढ़ेंगे तो उनको भी मन करता है कि ये लेक्चर देख के शायद उनको भी समझ जाएगा, है ना। तो कमेंट्स कर लीजिए, और आपको समझ में आया तो मुझे बताइए कि हाँ सर ये लेक्चर आपने बनाया हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं तब वो फीडबैक देखकर मैं वो फीडबैक इनकॉर्पोरेट करके लेक्चर और अच्छा बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।